एंड वेलकम एवरीवन टू EOF। मेरा नाम है गौरव एंड वी आर बैक विद येट अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। बिफोर वी डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक, आई एम श्योर अब आपको टाइटल और थंबनेल देख के आज के टॉपिक का एक अंदाजा तो आ ही गया होगा, लेकिन उसके पहले बिफोर वी डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक, कुछ चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब अभी करंटली अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे, सो देयर इज अ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। चाइना एक डेट क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, यूके में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इन्फ्लेशन अक्रॉस द ग्लोब हायर साइड पे है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब आप जरा सोचिए, इतनी सारी चीजें एक ही समय पे पूरे वर्ल्ड में आपने लास्ट टाइम कब होते हुए देखी थी? आई एम श्योर बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो भी शायद ही आपको ऐसा कुछ याद आएगा। अगर आपको कुछ याद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है, ये सारे कनेक्टेड है थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, राइट? एंड बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन जो चल रहा है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं यूएसडी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। बिकॉज यूएसडी और द डॉलर इज कंसिडर्ड एज द ग्लोबल करेंसी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। एंड बाकी की जो करेंसीज है वो डिप्रिशिएट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग द INR। अब रिसेंट का इस साल की अगर मैं बात करूंगा तो यूएसडी INR ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो ट्रेड होता है, 75 रुपीज से 82.5 तक अप्रॉक्सीमेट राइज देखने मिला है, विच इज अ 10% डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। आई एम श्योर ये सारी चीजें आपने न्यूज चैनल्स के थ्रू या फिर किसी एप्लीकेशंस के थ्रू आपके मोबाइल में ये आपने सुना जरूर होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी पे? ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है? एंड इससे कैसे डील किया जा सकता है? ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दैट इंडिया इज अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री एंड दैट्स द रीजन वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट, विच इज योर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एंड फिस्कल डेफिसिट, विच इज व्हेन योर एक्सपेंसेस आर मोर देन योर इनकम। अब यूएसडी INR ये जो पेयर है, इसको देखा जाता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, as USD is now considered as the global currency in most of the cases, as we have already discussed in the start, right? Now, just to give you an understanding, after the independence in 1947-48, USD INR का जो वैल्यू था वो 4 रुपीज था पर डॉलर। Now, obviously, because at that time we had no money because of the British regulations and their exploitation in India. So we had to go out और हमें लोन लेना पड़ा to run the economy. Now, just to give you a perspective, in last 75 years, our rupee had depreciated by more than 75 rupees. So that's the kind of time we are living in. अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊंगा तो कोई भी इमर्जिंग मार्केट के लिए, कोई भी इमर्जिंग कंट्री के लिए उसकी करेंसी का डिप्रिशिएट होना भी जरूरी है ताकि वो कॉम्पिटिटिव रह सके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिजनेस गेन कर सके। तो ऐसा क्यों होता है? किसी भी कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट क्यों होती है? इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि इट्स ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई को हैम्पर करने के कई फैक्टर्स होते हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल टैक्टिक्स, यानी कि इसका अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो 2015 में चाइना ने खुद ही अपनी करेंसी को 2% से डीवैल्यू कर दिया था ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके, राइट? तो ये एक रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल टैक्टिक्स। दूसरा रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमने 2008 में देखा था, जहां पे यूएस और यूरोप में काफी रिसेशन चला था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सफर किया था। और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस हाइक हुए थे और पिछले एक साल में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन राइज होते हुए दिख रहा है। बिकॉज ऑफ दैट इट इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स द करेंसी अगेन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट,
पॉलिसी मेकिंग, इंटरनल पॉलिसी मेकिंग, किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की इंटरनल पॉलिसी मेकिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। जैसे कि इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या ग्रोथ आउटलुक है और क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रहे हैं, ये रीजंस हो सकते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को हैम्पर करते हैं और इसी की वजह से करेंसी में हमें फ्लक्चुएशंस देखने मिलते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, रुपी के डिप्रिसिएशन से हम पे क्या फर्क पड़ता है? अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, रुपी अगर डिप्रिशिएट हो रहा है एंड एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी परचेजिंग पावर पे पड़ता है। मार्केट्स भी स्लाइड होते हैं बिकॉज द इन्फ्लेशन इज राइजिंग, और ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल बैंक्स को इंटरवीन करना पड़ता है और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ता है। अब दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, इस साइकिल को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको यहां पे मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखना। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसे मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं और अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उन्हें कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं। इसीलिए हमने देखा भी है कि पिछले 1 सालों में एफआईआईज ने अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ इंडियन मार्केट्स में से निकाल लिए हैं। सो ये सारी चीजें हम पे इंपैक्ट करती है। अब इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हमें हमारे एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ता है और इस चीज से गरीब लोग जो होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, उन पे भी इंपैक्ट पड़ता है बिकॉज देयर इज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन गोइंग ऑन। सो हाउ डज दिस चेंज इन करेंसी इंपैक्ट्स द इकोनॉमी, ये हम पहले देख लेते हैं। इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा रुपी के डिप्रिसिएशन का, ये मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देयर आर 2 ways टू लुक एट इट। वन इज योर डिवैल्यूएशन एंड द अदर वन इज डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या शब्दों के जालों में फंसा रहे हो, दोनों का मतलब तो सेम ही है। यस, मतलब हो सकता है सेम हो, बट देयर इज मोर लॉजिक टू इट जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। डिवैल्यूएशन में क्या होता है, आपने देखा होगा चाइना के केस में मैंने आपको बताया था कि चाइना ने अपनी करेंसी को खुद ही डिवैल्यू किया था, राइट? तो उन्होंने ये इसीलिए किया था, इट इज अ ट्रिक जो कंट्रीज या फिर इकोनॉमीज करती है जानबूझ के अपनी ही इकोनॉमीज में, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। इन चाइनाज केस व्हाट दे डिड इज कि डीवैल्यू करके अपनी ही करेंसी को उन्होंने और एक्सपोर्ट्स को अट्रैक्ट किया बिकॉज कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कम हो गया था। तो इसकी वजह से बाकी सारे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन्होंने भी सफर किया, जैसे कि वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडिया है। इन सारी इमर्जिंग मार्केट्स ने सफर किया बिकॉज ऑफ चाइनाज डिवैल्यूएशन। इन द लॉन्ग रन वो उनके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। एक और केस है डिवैल्यूएशन का, करेंसी डिवैल्यूएशन का एक और केस है नाइजीरिया का। अब नाइजीरिया ने भी अपनी करेंसी को तो डिवैल्यू कर लिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि सिर्फ करेंसी को डिवैल्यू करने से कुछ नहीं होगा, उस डिमांड को पूरा करने के लिए उनके पास वो रिसोर्सेज भी होने चाहिए। और इसकी वजह से नाइजीरिया भी कहीं ना कहीं इस चीज में फेल हो गया। और दूसरी जो चीज है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको काफी सारे रीजंस बताए थे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं या फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना डेट क्राइसिस है, मल्टीपल रीजंस मैंने आपको बताए थे जिसकी वजह से कोई भी करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है। अब ऐसे समय में बिकॉज एक चीज मैं फिर से आपको यहां पर रिपीट करने वाला हूं, बिकॉज डॉलर इज कंसिडर्ड एज द ग्लोबल करेंसी एंड इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, तो डॉलर को वहां पे डिमांड बढ़ जाता है और रुपी डेप्रिशिएट होते हुए हमें दिखता है। अब रुपी का डेप्रिसिएशन इंडियन इकोनॉमी क्या, इंडियन मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसकी बात करते हैं। सो अगर रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो इट इज गुड फॉर द एक्सपोर्टर्स बिकॉज उनको जो पेमेंट्स रिसीव होने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी इन डॉलर टर्म्स एंड डॉलर इज हाई।
दूसरी चीज ये है कि अगर रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है तो इंपोर्टर्स के लिए ये चीज नेगेटिव है, बिकॉज उनको जो पेमेंट्स करने हैं दैट इज गोइंग टू बी इन डॉलर टर्म्स, तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाता है। एक और चीज को इंपैक्ट करता है रुपए का डिप्रिसिएशन, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब कुछ समय पहले आपने ये चीज सुनी होगी, काफी बार न्यूज में आता था कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो रिकॉर्ड हाई पे है, राइट। अब रिसेंट टाइम्स में हमें ये सुनने नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन इज द वैल्यू ऑफ रुपी हैज बीन डेप्रिसिएशन, दैट इज द ऑब्वियस रीजन, और दूसरा रीजन ये है कि बिकॉज इंडिया इज अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री, राइट, तो हमें जो भी पेमेंट्स करने पड़ रहे हैं दैट इज इन डॉलर टर्म्स, और इसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम होते जा रहे हैं। Now we need to see कि is it good or bad for the Indian economy or the Indian markets. Now this completely depends on the kind of policy that we adopt. क्या हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करना है, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम फॉरेन इनफ्लोज अट्रैक्ट करें, एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इंडिया में अट्रैक्ट करें और उनको यहां पे इन्वेस्टमेंट करने बोले, राइट। सो ये दूसरा तरीका है। रिसेंट में आपने काफी बार सुना होगा कि मोबाइल फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया में हो रही है, राइट। इनफैक्ट एक रिसेंट का एग्जांपल तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली है, आईफोन 14 की, राइट। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को चीयर भी किया था। इट्स गुड फॉर द मार्केट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इंडिया से वो चीज फिर एक्सपोर्ट होगी, तो इसका फायदा एट द एंड ऑफ द डे वापस हमें हो सकता है, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट वी नीड टू अडॉप्ट। बहुत ज्यादा रुपए का डिप्रिसिएशन भी अच्छा नहीं होता है इकोनॉमी के लिए, वी नीड टू कंसिडर दैट एज वेल। अब ये सारी सिचुएशन जब चल रही होती है, सो आरबीआई इज क्लोजली वॉचिंग ऑल दिस, और वो इंटरवीन भी करती है व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू स्टेबल द रुपी। तो आरबीआई का क्या रोल हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले टू कंट्रोल द रुपी और टू कीप द रुपी स्टेबल व्हाट दे डू इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं जिससे रुपी स्टेबल हो सके, या तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू डॉलर सेल करके भी रुपी को स्टेबल रखने की कोशिश की जाती है। फिर मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है ताकि मार्केट में पैसे का जो फ्लो है वो कंट्रोल में रखा जा सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जहां पे एक्सेस डिमांड है उसको भी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई स्टेप्स लेता है, जहां पे मॉनिटरी फ्लो जो होता है इकोनॉमी का उसको भी आरबीआई कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट भी टू सम एक्सटेंट प्लेज अ रोल इन दिस, जहां पे वो इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाय पुटिंग सम कैप ओवर इट, या फिर इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है टू कंट्रोल द रुपी फॉल, या फिर रुपी का डिप्रिसिएशन को कंट्रोल किया जाता है। अब अगर करंट सिनेरियो को हम देखेंगे तो रुपी इज स्टिल डूइंग वेल इफ यू कंपेयर इट विद द अदर करेंसीज इन फ्रंट ऑफ डॉलर। तो इसीलिए एज ऑफ नाउ करंटली आरबीआई ने ये स्टेटमेंट दिया था रीसेंट पॉलिसी के टाइम पे कि दे आर नॉट डूइंग मेजर इंटरवेंशन टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द रुपी और टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ द रुपी। नाउ फ्रेंड्स, आई हैव टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विथ यू। कुछ बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब ये इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज अभी तक जितना भी मेरा 8-10 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी बुक्स मैंने पढ़े हैं, जिन लोगों को मैंने फॉलो किया है, जिनसे सीखा है, उस सब का कलेक्टिव एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज मार्केट में सीखी है जो मैं आपके साथ यहां पे शेयर करना चाहता हूं। एक कंट्री की इमेज कैसे बनती है, एक कंट्री की इमेज कैसे बनती है। लेट्स फॉर एग्जांपल एक कंपनी को लेते हैं पहले। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी का कंसेंसस है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी विल डू गुड इन द कमिंग फ्यूचर। मल्टीपल रैशनल्स है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड दिस कंपनी विल डू गुड इन द फ्यूचर। अब लोगों का एक कलेक्टिव परसेप्शन बन जाता है कि अच्छा ये कंपनी अच्छा करने वाली है। तो व्हाट हैपेंस इज कि कंपनी में या फिर उन स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली बाइंग स्टार्ट होती है एंड द प्राइसेस स्टार्ट गोइंग अप। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है स्टॉक एंड द स्टॉक्स कंटिन्यूसली गोज अप। सो ये होता है परसेप्शन के वजह से। रिसेंट के कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दे सकता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, BEL है, रोलेक्स रिंग्स है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो अच्छे परफॉर्म किए हैं इन द रिसेंट टाइम्स।
अब when it comes to an economy और when it comes to a country, it is very important कि बाहर के जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके कंट्री में, उनका परसेप्शन अच्छा हो। तो परसेप्शन अच्छा कैसे होगा? जब आपकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, जब आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जब आपका करेंसी स्टेबल है, ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी स्टेबल है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं आपके कंट्री में, तब आपके कंट्री का जो परसेप्शन है बाहर के लोगों के सामने वो अच्छा रहेगा। एंड दैट इज व्हेन अ कंट्री के पास बिजनेस आता है, एक कंट्री के पास इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। अब आप जरा सोचिए, लोग श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं चाहेंगे? बिकॉज द कंट्री इज नॉट डूइंग वेल, दैट इज ऑब्वियस रीजन। लेकिन उनका जो परसेप्शन है उस कंट्री का वो भी खराब हो चुका है। वेनेजुएला में क्यों लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? क्यों लोग जिम्बाब्वे में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? बिकॉज द परसेप्शन इज नॉट गुड, राइट? सो परसेप्शन जो है ये बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। उसके लिए ग्राउंड रियलिटी पे काम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप दोस्तों मैंने जो भी बातें यहां पे आज कही है, या फिर अभी जो ये चीज मैंने आपके कही, या आपके इन्वेस्टमेंट्स में लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगी। इस चीज को जरूर याद रखना। और रुपी के डिप्रिसिएशन के बारे में, यूएसडी के अप्रिसिएशन के बारे में अगर आपके कोई भी थॉट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ईओएफ के यूट्यूब चैनल पे हमने रीसेंट टाइम्स में बहुत ही अच्छे वीडियोस अपलोड किए हुए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड की है। आप एक बार चेक जरूर करना। आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद EOF, बिकॉज होप इज नॉट a strength.